Hello friends, this is CS Kundan. Welcomes you all in my YouTube channel. Today I will discuss what are the differences between code and act. अक्सर बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, डाउट होता है कि कोड और एक्ट में क्या अंतर है। जैसे कि आपने सुना होगा सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। उसके बाद ये सब मैं कोड की बात कर रहा हूं कि कुछ कोड होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ एक्ट की, जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961, कंपनीज एक्ट 2013। तो बेसिकली आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन कोड एंड एक्ट, कि कोड और एक्ट में अंतर क्या होता है। तो कोड और एक्ट में क्या अंतर है, थोड़ा हम इस चीज को आज डिस्कस करते हैं। कोड जो होता है कंपाइलेशन ऑफ लॉ होता है, कंपाइलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ होता है। मतलब ये है कि पहले से अगर कुछ लॉ है, रूल्स है, रेगुलेशन है, तो उसको एक फ्रेमवर्क में कंपाइल करके एक साथ कंसोलिडेट कर देना, दैट इज कोड। ओके, यानी कि कोड जो होता है हमेशा कंसोलिडेटेड स्टैट्यूट होता है। क्या होता है? कंसोलिडेटेड स्टैट्यूट होता है। यानी कि कोड में एग्जिस्टिंग 2, 3, 4, 5 सारे क्या किया जाता है, लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस को क्या कर दिया जाता है, कंपाइल करके एक कोड बनाया जाता है। जबकि अगर हम बात करें लॉ की बात करें, तो लॉ में ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले से लॉ होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है। लॉ के केस में अगर हम बात करें तो लॉ नया भी बनाया जा सकता है, लॉ न्यूली भी बनाए जा सकते हैं, और एग्जिस्टिंग लॉ को रिपील करके भी क्या किया जा सकता है, नया लॉ बनाया जा सकता है। लेकिन कोड में हमने क्या बताया कि कोड हमेशा एग्जिस्टिंग लॉ को ही कंपाइल करके बनाया जाएगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जो एक्ट बनाए जाते हैं, एक्ट बहुत ज्यादा ब्रीफली डिस्क्राइब्ड नहीं होता है। एक्ट ब्रीफली डिस्क्राइब्ड नहीं होता है, इसका क्या मतलब है? बहुत बार जब आप एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जैसे अगर हम कंपनीज एक्ट की कुछ बात करें, अगर हम कंपनीज एक्ट में अगर आप प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन अगर पढ़ते हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, तो उसमें बोलता है कि द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ अ प्राइवेट कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ओके, यानी कि एक प्राइवेट कंपनी का पेड अप कैपिटल उतना ही होगा जितना कि उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं। तो हमको बहुत अच्छे से समझने के लिए कहीं ना कहीं उस कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के हम समझ पाएंगे कि उस पार्टिकुलर कंपनी का पेड अप कैपिटल कितना है। तो एक्ट जो होता है ना, बहुत ज्यादा ब्रीफ नहीं होता है, बहुत ज्यादा डिस्क्राइब्ड नहीं होता है। इसी कारण से एक्ट के सबऑर्डिनेट में रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं ताकि हम उसको बेहतर तरीके से समझ सके। रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं। लेकिन जो कोड होता है, कभी भी कोड के सबऑर्डिनेट में बहुत ज्यादा आपको रूल्स और रेगुलेशंस नहीं दिखाई देगा। रूल्स एंड रेगुलेशन में ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि रूल्स और रेगुलेशन नहीं होते हैं, कोड के साथ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। बट लॉ के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो लॉ से कम रूल्स एंड रेगुलेशन किसके साथ होता है? कोड के साथ होता है। क्योंकि कोड को, जब भी हम कोड की बात करते हैं, उस कोड को प्राइमा फेसी ब्रीफली डिस्क्राइब किया जाता है। अच्छा, दूसरी बात, 2 बातें हमने डिस्कस किया। तीसरी बात यह है कि जब भी हम कोड की बात करते हैं तो इसमें जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है, इवन जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट है, कोड के प्रोसीजर को उनको की भी क्या है, अमेंड करने का अधिकार है। किनको? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। यानी जैसे सिविल प्रोसीजर कोड की अगर मैं बात करूं तो सिविल प्रोसीजर कोड का जो शेड्यूल 1 है, ठीक है, शेड्यूल 1 में बहुत सारे बदलाव हाई कोर्ट के द्वारा किया गया है। क्योंकि सिविल प्रोसीजर कोड में, ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड में क्या किया गया है, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को भी इवन पावर है कि कोर्ट को क्या कर सकते हैं, वो लोग अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं, उसके प्रोसीजर को डेवलप कर सकते हैं। जबकि लॉ में जब भी हमें अमेंडमेंट करना होता है, जब भी कानून में हमको संशोधन करना पड़ता है, आप ध्यान रखें, दोनों सदनों से अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एक्ट है तो लाजमी है लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद ही वो अमेंडमेंट पॉसिबल है। अदरवाइज हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोड में हमने क्या देखा कि कोड में इवन कोर्ट को भी ये पावर दिया जाता है
इवन कोर्ट को भी ये पावर दिया जाता है कि कोर्ट अपने हिसाब से प्रोसीजर को वहां पे क्या कर सकती है, बना सकती है। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीजें हैं, कोड जो होता है, कोड में एक्चुअली कोड में क्या होता है कि कोड में मेयर अमेंडमेंट्स होते हैं। कोड में क्या है, मेयर अमेंडमेंट्स आते हैं। कोड में क्या है कि मेयर अमेंडमेंट्स आते हैं, बहुत कम अमेंडमेंट की जरूरत होती है। लेकिन अगर एक्ट वगैरह आप देखेंगे तो एक्ट वगैरह बहुत बार अमेंड किया जाता है, उसमें संशोधन कंटिन्यूअसली होते रहता है। तो बेसिकली हमने यही पढ़ा कि कोड एग्जिस्टिंग लॉ का कंपाइलेशन है, एग्जिस्टिंग लॉ का कंपाइलेशन है, जबकि लॉ एग्जिस्टिंग लॉ से ही नया लॉ बनाया जाए ऐसा जरूरी नहीं होता है। जैसे 2000 से पहले अगर हम इंडिया में जाके देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट नाम का कोई चीज नहीं था, ये कंप्लीटली न्यू बनाया गया, राइट। समय समय पे फिर उसको संशोधन किया गया। तो कोड जो होता है एग्जिस्टिंग लॉ का कंपाइलेशन होता है कि पहले से लॉ है जो आ रहा है उसको क्या करना, एक जगह प्रॉपर तरीके से अरेंज करके बनाया जाना। जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, तो पहले से जो भी इंसॉल्वेंसी के रिलेटेड जितने सारे लॉ थे 2016 में क्या किया गया, उन सारे चीजों को एक जगह कंपाइल करके इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बनाया गया। उसी तरीके से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ठीक है, जो क्रिमिनल मैटर को डील करता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि क्या डिफरेंसेस है कोड और एक्ट के बीच में। हम समय समय पे आप लोगों से रूबरू होते रहेंगे, ठीक है। आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट हो लॉ से रिलेटिंग, फाइनेंस से रिलेटिंग, सीएस के स्टूडेंट को, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। और अपडेट जानते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।